तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी ब्लर को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम गौतमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि आंखों की रोशनी न होने की वजह से देख नहीं सकती थी। घर में एकदम तेज आवाज में धूम धड़ाका वाला गाना बज रहा था, तो वो चिल्लाते हुए किसी को वो गाना बंद करने को कहती है, पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो किससे कह रही है और न ही उस तरफ से कोई जवाब आता है। वो खुद उस गाने को बंद करके रोते और लड़खड़ाते हुए घर के स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर लगे फांसी के फंदे से लटक कर खुद की जान देने जा रही होती है। तभी अचानक दोबारा वही गाना बजने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो अदृश्य इंसान उसे देख रहा है। गौतमी खुद को मारने से रुक जाती है और उस इंसान पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन तभी वो अदृश्य इंसान गौतमी के पैरों के नीचे लगे स्टूल पर लात मार देता है, जिसके चलते गौतमी फांसी से लटक के अपने प्राण त्याग देती है। गौतमी के मर जाने के बाद वही अदृश्य इंसान उसकी लटकी हुई बॉडी की फोटोज खींचने लग जाता है और तेज बारिश के कारण वहाँ लाइट चली जाती है और म्यूजिक बंद हो जाता है। फिर सीन यहाँ से कट होकर हम गौतमी की जुड़वा बहन गायत्री को देखते हैं, जिसे अचानक से महसूस होता है कि कोई कस के उसका गला दबा रहा है। तो उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बहन के साथ कुछ तो अनहोनी हुई है। वो कॉल करके अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तो वो उसके पास जाने के लिए तैयार होने लग जाती है। उसका पति नील उसे समझाने लगता है कि अगर उसे तुम्हारी जरूरत होती तो कॉल कर ही लेती, तो ऐसे अचानक जाने का क्या मतलब। लेकिन गायत्री उसकी एक भी नहीं सुनती और दोनों निकल पड़ते हैं गौतमी से मिलने के लिए। वो दोनों गौतमी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा खोलने गौतमी नहीं आती। तो गायत्री कैसे भी करके घर के अंदर घुस जाती है और उसे ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद नील स्टोर रूम पहुंच जाता है और जो वो देखता है उसे देखने के बाद वो गायत्री को वो नजारा देखने नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आखिरी बार अपनी बहन को ऐसे लटका देखे। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात करना शुरू कर देती है। पूछताछ होने पर गायत्री बताती है कि वो आखिरी बार अपनी बहन से 6 महीने पहले मिली थी और उसे प्रोग्रेसिव विजन लॉस हुआ था, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई और पिछले 1 साल से वो पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। सब कुछ देखने और परखने के बाद पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि गौतमी ने आत्महत्या की है, क्योंकि घर का सामान सब वैसा ही रखा हुआ है और उनकी बॉडी पर किसी प्रकार के संघर्ष के निशान भी नहीं है। हो सकता है कि पूरी तरह अपनी आंखों की रोशनी खो देने पर वो डिप्रेशन में चली गई और फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाने का सोचकर अपनी जान दे दी। गायत्री पुलिस की कही सारी बातों को मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो कभी डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकती और वो यहाँ पर आई डोनर मिलने का इंतजार कर रही थी और हम सभी को इंतजार था उसकी आंखें ठीक होने का। अब हम देखते हैं कि गायत्री घर में लगी फोटोज को देखकर गौतमी के साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रही होती है कि तभी वहाँ लाइट आ जाती है और अपने आप धूम धड़ाका वाला गाना बजना शुरू हो जाता है। गायत्री वो गाना सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि गौतमी ऐसे गाने कभी नहीं सुनती थी। वो ये बात अपने पति को बताती है और ये भी कहती है कि शायद उस वक्त गौतमी के साथ कोई और मौजूद था और ये आत्महत्या नहीं है बल्कि किसी ने उसको मारा है। नील उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब जो हो गया उसे जाने दो, क्योंकि पहले क्या था ये कभी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन गायत्री उसकी बातों से भी सहमत नहीं होती और उनमें बहसबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गायत्री को भी प्रोग्रेसिव विजन लॉस है, यानी कि वो भी अपनी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खो रही है और जब वो ज्यादा टेंशन लेती या स्ट्रेस होता तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती। इसीलिए नील उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को कह रहा था ताकि गायत्री ज्यादा स्ट्रेस ना ले। अब दोबारा से घर की लाइट चली जाती है तो नील टॉर्च लेने के लिए जाता है कि तभी गायत्री को एहसास होता है कि घर में कोई और भी है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं पड़ता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर क्लियर हो जाता है कि गौतमी की मौत फांसी से लटक कर ही हुई थी, लेकिन गायत्री मानने को तैयार ही नहीं थी और पुलिस ऑफिसर को भी वो सभी बातें बताती है जो उसने
महसूस की थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता। गायत्री को पता चलता है कि गौतमी अपने पड़ोसन मिसेस सोलांकी से बातचीत किया करती थी। इधर पुलिस ऑफिसर नील से कहते हैं कि जो बात आपने अभी तक अपनी बीवी से छुपा रखी है वो उसे बता दें तो बेहतर होगा, वरना मुझे ये सब कुछ बताना होगा। अब वो बात क्या थी वो तो आगे ही पता चलेगा। मिसेस सोलांकी का नेचर कुछ ऐसा था कि वो एकदम उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, जैसे कि उन्हें किसी बात की नाराजगी हो। वो गायत्री को बताती हैं कि मैं और गौतमी अक्सर लंबी सैर पर जाया करते थे और खूब सारी बातें करते थे, लेकिन फिर उसने वेलनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया, जहाँ सिखाया जाता है कि अगर आपकी आंखें, टांगे, हाथ या शरीर का कोई भी बाहरी पुर्जा ना हो तो भी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो उसके बाद से उसने मेरे यहाँ आना ही बंद कर दिया। मिसेस सोलांकी अपने बारे में बताती हैं कि मेरे बेटे की सेहत बिगड़ने की वजह से मुझे अपना एक्टिंग करियर छोड़कर वापस आना पड़ा। सोचा था कि कुछ दिनों में वापस चली जाऊंगी, पर यहीं रह गई। अब गायत्री थोड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए वेलनेस सेंटर जाती है तो वहाँ वॉशरूम में कुछ लड़कियां गौतमी के बारे में ही बात कर रही होती हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके बारे में उसने कभी बताया नहीं, लेकिन वो दोनों मेल मिलाप करने के लिए होटल लेक व्यू में जाया करते थे। वो लड़कियां देख नहीं सकती थीं, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके बीच कोई है तो वो गायत्री को दबोच लेती हैं। तभी एक लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ जो आया है वो कौन है? तो गायत्री कहती है कि मैं तो अकेले आई हूँ। तो लड़की कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। गायत्री पीछे पलट के देखती है तो उसे कोई भागता दिखाई पड़ता है, तो वो भी उसके पीछे भागती है। उसका पीछा करने पर भी वो उसके हाथ नहीं आता, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी देखने की शक्ति और कम हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। गायत्री किसी तरह घर पहुंचकर नील को बताती है कि गौतमी ने खुद को नहीं मारा बल्कि उसका खून हुआ है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शायद वो मेरा पीछा कर रहा है। पर नील अब भी गायत्री की बात मानने को तैयार नहीं था और उनमें फिर से बहसबाजी होना शुरू हो जाती है। पुलिस अपनी तरफ से केस क्लोज कर देती है तो गायत्री गौतमी का वहीं पर अंतिम संस्कार करवा देती है। वहां पर शोक जताने के लिए उनका एक पड़ोसी आता है जो कि बताता है कि उसकी बेटी और गौतमी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी वो इतना दुखी है कि मेरे साथ आ नहीं पाए, पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। गायत्री को बहुत दुख हो रहा होता है ये सोचकर कि जब गौतमी अकेले पड़ गई थी तो वो उसके साथ नहीं थी। तभी कोई दिलासा देने के लिए गायत्री के कंधे पर हाथ रखता है तो गौतमी को लगता है कि वो नील है, पर तभी वो देखती है कि नील तो सामने खड़ा है तो उसकी एकदम हवा टाइट हो जाती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता। गायत्री को पता चला था कि गौतमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल व्यू लेक जाया करती थी तो वो वहीं जाने का सोच लेती है, पर नील तो उसे ऐसे जाने नहीं देता है, इसलिए उससे कहती है कि हमें थोड़े दिन कहीं और चलना चाहिए जहां हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें, और फिर उसका मूड बना के उसे उसी होटल में लेके चली जाती है। होटल पहुंचकर गायत्री वहां अपनी बहन के बारे में पूछताछ करने लग जाती है, पर उसे गौतमी के बॉयफ्रेंड से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि सबने गौतमी को तो देखा था पर उसके बॉयफ्रेंड को कभी नहीं देखा। खाना खाते वक्त होटल का मैनेजर उसके पास आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो गौतमी है, लेकिन गायत्री जब अपने बारे में बताती है तो मैनेजर बताता है कि गौतमी जब आखिरी बार यहाँ आई थी तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। गायत्री यही बात नील को बताती है और कहती है कि इसका मतलब कि उसे डोनर मिल गया था और उसका ऑपरेशन भी हो गया था, तो वो अपने आप को क्यों ही मारेगी। नील यहाँ पर एक सच का खुलासा करता है कि उसका ऑपरेशन तो हो गया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था और उसे यकीन हो गया कि वो कभी देख नहीं पाएगी, इसलिए उसने खुद को मार डाला। ये सच सुनकर गायत्री को बहुत बड़ा झटका लगता है जिस वजह से उसकी आंखें और कमजोर हो जाती हैं। अब अगले दिन एक दद्दू गायत्री के पास आते हैं और बताते हैं कि वो आपकी बहन के साथ आया था। वो गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है और उसके हाथ में एक चाबी पकड़ाते हुए कहता है कि आपकी बहन ने बेड के नीचे रख दी थी। गायत्री उस लड़के के बारे में पूछती है जो गौतमी के साथ आया था, तो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो इस दुनिया में मौजूद तो है पर सभी उसे अनदेखा कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम जैसे बूढ़े लोगों को एक टाइम पर लोग अनदेखा कर देते हैं। वो बताता है कि मॉल रोड पर जो पार्किंग है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें वो दिख सकता है। गायत्री नील को लेकर उसी पार्किंग एरिया में चली जाती है सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, लेकिन नील उसे कार से बाहर आने नहीं देता बल्कि खुद फुटेज लेने चला जाता है। काफी देर बीतने के बाद भी नील वापस नहीं आता तो गायत्री खुद ही सिक्योरिटी रूम पहुंच जाती है और वहां बैठे आदमी से पूछती है तो पता चलता है कि एक आदमी आया था और फुटेज लेके चला गया। तभी वहां कुछ हलचल होती है तो पता चलता है कि किसी ने सीसीटीवी कैमरे के तार ही काट दिए और वहां से हार्ड ड्राइव भी गायब हो जाती है जिसमें कि सारा डाटा स्टोर था। अब हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपने घर में बड़े आराम से नहा रहा होता है कि तभी अदृश्य इंसान उसके टब में बिजली का तार डाल देता है जिससे कि उसकी करंट लगने से मौत
मौत हो जाती है। उधर गायत्री को नील कहीं नहीं मिलता तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है और ये भी बता देती है कि जो इंसान उसका पीछा कर रहा था उसी ने गायब किया है और उसके बारे में बूढ़ा आदमी जानता है। गायत्री पुलिस को साथ में लेकर दद्दू के कमरे की ओर जा रही होती है तो अदृश्य इंसान उसके सामने से गुजर जाता है पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर कमरे में जाकर उसे पता लगता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है। इससे गायत्री को और बड़ा झटका लगता है जिससे कि उसके देखने की पावर एकदम ना के बराबर हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी ही एक लौता व्यक्ति था जिसने उस अदृश्य इंसान का चेहरा देख रखा था, इसलिए उसने उसे मार डाला। अब गायत्री अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि गौतमी का ऑपरेशन फेल नहीं हुआ था बल्कि उसकी आंखें ठीक हो गई थीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानते थे क्योंकि फिर दोबारा गौतमी वापस आई ही नहीं। नील ने बताया था कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था और वहीं डॉक्टर ने बताया कि कामयाब हो गया था। तो अब गायत्री और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर सच क्या है और अगर सच ये है तो नील ने झूठ क्यों कहा। पुलिस को खबर मिलती है कि घर में हलचल देखी गई है जिसका मतलब कि नील वापस आ गया होगा। तो गायत्री पुलिस ऑफिसर के साथ घर आती है और अंधेरे में उसे ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस ऑफिसर को नील मिल जाता है लेकिन जिंदा नहीं, मरा हुआ, क्योंकि वो रस्सी से लटक रहा था। गायत्री ये सब देख नहीं पाती क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। पुलिस को घर से एक रिकॉर्डर मिलता है जो कि शायद नील ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। उस रिकॉर्डर को सुनने पर पता चलता है कि गायत्री और नील साथ तो थे पर साथ रहकर भी उनके बीच काफी दूरियां आ चुकी थीं, जिस वजह से नील उसकी बहन में गायत्री को ढूंढने लगा। यानी कि उन दोनों में जब दूरियां आई तो गौतमी और नील का आपस में चक्कर चलने लगा। यही बात थी जो पुलिस ऑफिसर नील से गायत्री को बताने को कह रहे थे क्योंकि तहकीकात करने पर गौतमी के कॉल रिकॉर्ड्स में नील का नंबर काफी बार आया था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि शायद आपके पति और आपकी बहन आपका सामना नहीं कर पा रहे थे या फिर वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे थे, शायद इसीलिए दोनों ने अपनी जान दे दी। गायत्री को अब भी किसी की बात का यकीन नहीं था पर उसे इतना यकीन हो गया था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। गायत्री की आंखें पूरी तरह से जा चुकी थीं तो उसकी आंखों का ऑपरेशन होता है जिसके चलते उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है जो कि अभी खुलनी नहीं थी। लेकिन गायत्री घर जाने की जिद करने लगती है तो डॉक्टर अपने साथ एक नर्स रखने का कहकर उसे घर जाने की अनुमति दे देते हैं। गायत्री को हॉस्पिटल द्वारा घर पहुंचा दिया जाता है। तभी वो उनमें से एक आदमी को वही चाबी देती है जो दद्दू ने उसे दी थी और उसे घर के हर दरवाजे में लगाने को कहती है ताकि पता चल जाए कि वो चाबी कहाँ की है, पर वो घर के किसी भी ताले की नहीं होती। गायत्री ने पहले अपनी बहन को खो दिया और फिर अपने पति को भी खो दिया और ये भी पता चला कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था। तो इतना सारा कुछ होने पर वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब अगले दिन घर में दीपक नाम का एक लड़का आता है जो कि हॉस्पिटल की तरफ से गायत्री की देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया था। गायत्री पहले तो इस बात की चिंता जताती है कि किसी फीमेल नर्स को क्यों नहीं भेजा, पर दीपक उसकी इतनी अच्छे से केयर करता है कि ये शिकायत उसके मन से दूर हो जाती है। रात में गायत्री को अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं जिसके कारण उसकी अचानक नींद खुल जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि घर पर कोई है। वो पहले तो पुलिस ऑफिसर को कॉल करके मदद मांगती है पर ऑफिसर इतनी बार उसकी एक ही बात सुन चुके थे कि वो सुबह आने का कहकर आने से मना कर देते हैं। गायत्री की पहचान का यहाँ और कोई था नहीं तो वो दीपक को कॉल करके बुला लेती है और तब उसके सांस में सांस आती है। दीपक पूरा दिन गायत्री के साथ रहता था और उसका ख्याल रखता था और उन दोनों में इतनी बातचीत होने लगी कि नर्स और पेशेंट का रिश्ता दोस्ती में बदल गया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। अब एक दिन गायत्री मदिरा का सेवन करते हुए दीपक से बातें कर रही होती है और उनमें ये बातें चल रही होती हैं कि जब 3 दिन बाद पट्टी खुलेगी और वो देख पाएगी तो क्या वो दीपक को याद रखेगी या भूल जाएगी। गायत्री दीपक से कहती है कि जिसने मेरा इतना ख्याल रखा उसे भूल तो नहीं पाऊंगी और इतने में ही वो अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जाकर उन्हें जोड़ देती है। इस जुड़ाव से उनके बीच एक अटपटा माहौल बन जाता है जिसके चलते दीपक तुरंत वहां से निकल जाता है और गायत्री सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने ऐसी हरकत की ही क्यों। अब रात में हम देखते हैं कि जब गायत्री सो रही होती है तो फिर वही अदृश्य इंसान घर में घुसता है और पहले गायत्री की फोटो खींचता है, फिर उसके बाद इंजेक्शन लेकर उसे लगाने ही वाला होता है कि तभी गायत्री को एहसास हो जाता है कि वहाँ कोई है। तो वो पूरा दम लगाकर वहाँ से भाग खड़ी होती है और मदद मांगने के लिए अपने पड़ोसी के घर चली जाती है। पड़ोसी की नीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी क्योंकि जब गायत्री पुलिस को फोन करने बोलती है तो वो कहता है कि फोन डेड है, लेकिन उसके जाने के बाद जब वो फोन चेक करती है तो फोन चालू था तो वो तुरंत वहाँ से भी निकल लेती है। गायत्री दीपक को फोन करके
के घर बुला लेती है और उसके साथ उसी के घर चलने को कहती है, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था कि उसके घर में कोई है। दीपक उसे अपने घर ले जाता है और एक्स्ट्रा गद्दे लाने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी छुप छुपाकर वहाँ पड़ोसी की बेटी ईरा आ जाती है, जो कि गौतमी की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तो वो कहती है कि उसके पिता ने किसी को नहीं मारा और वो चाबी मैंने चुराई थी। गायत्री को उसके पिताजी की हरकतें शुरू से ही पसंद नहीं आ रही थी और उसे शक था कि शायद उन्होंने ही गौतमी को मारा है। और गायत्री के घर से वो चाबी भी गायब हो गई थी जो दद्दू ने दी थी, जो कि ईरा के घर पे मिली। लेकिन लड़की बताती है कि वो चाबी मैंने चुराई थी ताकि मैं ये देख सकूं कि कहीं वो मेरे घर के किसी ताले की तो नहीं। पर वो चाबी किसी भी दरवाजे में नहीं लगी, जिसका मतलब कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं। लड़की कहती है जो आपका नर्स है वो एक राक्षस है, वो आपको भी मार डालेगा। गौतमी दीदी की तरह आपको भी बुरे सपने आते होंगे, क्योंकि जो दवाइयाँ वो देता है उसी के असर की वजह से ऐसे सपने आते हैं। वो गायत्री को वही चाबी देते हुए कहती है कि ये मेरे घर में तो नहीं लगी, लेकिन शायद इस घर में लग जाए। दीपक कार को पार्किंग में लगाने गया हुआ था तो गायत्री सभी बंद दरवाजों में चाबी लगाने लग जाती है। और गजब की बात यह है कि एक दरवाजे में वो चाबी लग भी जाती है और दरवाजा खुल जाता है। गायत्री को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर हमें दिखाई पड़ता है कि वहाँ रेड लाइट लगी हुई है और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ फोटोज डेवलप की जाती हैं। गायत्री को पट्टी हटाने में अभी समय था, लेकिन उसका सच जानना भी जरूरी था, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी हटा देती है और वहाँ की लाइट जला देती है। और जो सच सामने निकल कर आता है वो काफी डरावना था। वो देखती है कि हर दीवार में उसकी बहन और उसके पति की फोटो लगी हुई हैं और वहाँ हर तरह की फोटो लगी हुई थी, जिसका मतलब कि अदृश्य इंसान हर वक्त उन पर नजर रखे हुए था और वो कोई और नहीं बल्कि दीपक है। ये राज खुलने के बाद गायत्री तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर सारे दरवाजे बंद थे। और तभी उसकी नजर पड़ती है ईरा पर, जो कि अब मारी जा चुकी थी। और ये देखकर उसकी सांसें एक पल के लिए रुक ही जाती हैं। तभी वहाँ दीपक आ जाता है और देखता है कि गायत्री की पट्टियां खुली हुई हैं, तो उसे शक हो जाता है कि कहीं उसे दिखने तो नहीं लगा। गायत्री अभी भी अंधे होने का नाटक कर रही थी और कहती है कि एक लड़की आई थी जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, पर मैंने यकीन नहीं किया। अब यहाँ पर हमें पहली बार अदृश्य इंसान का चेहरा दिखाई पड़ता है, जो कि किसी साइको किलर की तरह लग रहा था। वो चाकू लेकर गायत्री की आंखों के एकदम करीब ले जाता है, ये चेक करने के लिए कि सच में अंधी है या नहीं। तो गायत्री बिल्कुल भी पलके नहीं झपकाती और एक बार भी पता नहीं चलने देती कि उसे सब पता चल गया है। दीपक उसी वेलनेस सेंटर में काम करता था जहां गौतमी जाती थी और किसी आम आदमी की तरह वो अपनी जिंदगी जी रहा था। उसके ऊपर कभी किसी का शक गया ही नहीं और शायद वहीं पर उसकी गौतमी से मुलाकात हुई होगी। अब दीपक गायत्री को आराम से बैठाता है और उसे सूप पीने को देता है, लेकिन उसमें किसी तरह की दवाई डाल देता है। दीपक की नजर हटते ही गायत्री सूप बदली कर देती है, लेकिन दीपक समझ जाता है कि गायत्री ने चालाकी दिखाई, तो उसे फिर से शक हो जाता है कि वो देख सकती है। वो उसे एक बड़े से बॉक्स के पास ले जाता है और उसे खोल देता है, जिसमें कि असली नर्स दीपक की लाश रखी हुई थी, जिसे देखकर गायत्री को उल्टी आ जाती है। और अब दीपक, जो कि वो नहीं था, उसे यकीन हो जाता है कि वो देख सकती है। अदृश्य इंसान उसकी आंखों में इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो फिर से अंधी हो जाए और उसे उसी बॉक्स में बंद कर देता है। गायत्री कैसे भी करके उस बॉक्स से निकलने में कामयाब हो जाती है और इधर उधर भटकते हुए सीधा मिसेस सोलांकी के घर पहुंच जाती है। अदृश्य इंसान उसका पीछा करते हुए वहां भी आ जाता है, तो गायत्री मिसेस सोलांकी को पुलिस को फोन करने को बोलती है, लेकिन तभी मिसेस सोलांकी उसके सर पर वार करके उसे ही बेहोश कर देती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है कि जो बेटा मिसेस सोलांकी को 10 साल पहले छोड़कर चला गया था, अदृश्य इंसान वही बेटा है। मिसेस सोलांकी चिढ़ते हुए अपने बेटे से कहती हैं कि बच्चा इंसान का हो या जानवर का, उसकी माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। माँ अपने बेटे को ताने मारना शुरू कर देती है और बार बार यही कह रही होती है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते और सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए गुजार दी। जब भी कामयाब होने का कोई मौका मिला मैंने गवा दिया, सिर्फ तेरी वजह से। जिस चीज को छूता है तबाह कर देता है। और दुनिया ये नहीं देखती कि बेटा नालायक है, बल्कि माँ को ही ताने देने लगती है कि आपने ही उसे सही से पाला नहीं। अगर पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो कोक में ही गला दबा के मार देती। माँ की बातें सुनकर बेटे का वहीं पेशाब निकल जाता है, तो माँ कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें कमरे में बंद करके रखती थी। बेटा माँ से कहता है कि तुम मेरा कब तक ध्यान रखोगी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद का ध्यान रख सकता हूँ। और इतना कहते ही वो माँ का गला दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला देता है। गायत्री को जब होश आता है तो उसे हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, तो वो देखती है कि अदृश्य इंसान इंजेक्शन लेकर बैठा हुआ है उसे पूरी तरह अंधा बनाने के लिए। वो गायत्री से कहता है कि हम लोग नई शुरुआत करेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे, पर गायत्री गुस्से से उसे धक्का दे देती
है। अदृश्य इंसान उसके सामने दो ऑप्शन रखता है, या तो फांसी लगाकर अपनी जान दे दो या तो मेरे साथ जिंदगी गुजारो। तो गायत्री फांसी लगाना ही सही समझती है। गायत्री फांसी का फंदा डालकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जान दे दे, या फिर इतनी हिम्मत थी कि वो जी सके, इसलिए वो फांसी नहीं लगाती। अदृश्य इंसान को ये लगता है कि उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, तो वो खुशी के मारे उसे चूमने लगता है। लेकिन तभी गायत्री के हाथ चाकू लग जाता है, तो वो उसके पेट में भौंक कर वहां से भागने लग जाती है। उसे टेलीफोन दिखाई पड़ता है, तो वो पुलिस को फोन लगा देती है, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए घर की बिजली बंद कर देती है, क्योंकि उसे तो आदत थी अंधेरे में रहने की। लेकिन अदृश्य इंसान चालाकी दिखाते हुए कैमरे की फ्लैश मार मार के उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन मौका पाकर गायत्री उस पर हमला कर देती है। पर अदृश्य इंसान उस पर भारी पड़ जाता है और वो उसके ऊपर चढ़कर उसे चाकू मारने ही वाला होता है कि तभी गायत्री उसके ही कैमरे से उस पर वार कर देती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, तो अदृश्य इंसान अंधेरे में छुपने लग जाता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो। सभी पुलिस ऑफिसर और गायत्री उसे घूर रहे होते हैं, तो अदृश्य इंसान बार बार कह रहा होता है कि मुझे मत देखो, अपनी नजरें मुझ पर से हटाओ। पर सबकी नजरें उस पर ही गड़ी हुई थी, जिसके चलते अदृश्य इंसान खुद का ही गला काट कर खुद को मार डालता है। अब हम देखते हैं कि गायत्री हॉस्पिटल में होती है और उसकी आंखों का दोबारा से ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से वो अब अच्छे से सब कुछ देख पा रही थी। वो सबसे पहले अपने पति की बॉडी देखने की इच्छा जताती है, तो वो जब उसे देखती है तो पाती है कि उसकी आंखें ही नहीं हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पति ने अपनी आंखें उसे ही दान कर दी हैं। गायत्री अपने पति के आंखों से खुद को और इस पूरे संसार को देख पा रही थी, और उसे वो समय याद आता है जब उसके पति ने कहा था कि उसे गायत्री की आंखों में पूरा आसमान दिखता है। तो वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने पति की आंखों से वो आसमान देख रही होती है, और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम एंडिंग की बात करें कि उस अदृश्य इंसान ने खुद को क्यों मारा और बार बार ये क्यों कह रहा था कि नजरें नीचे करो, तो उस चीज को जानने के लिए हमें उसके बारे में जानना होगा। उसका एक भी बार कहीं भी असली नाम नहीं लिया गया, इसलिए मैंने उसका नाम अदृश्य इंसान रख दिया, क्योंकि लोगों के लिए वो अदृश्य ही था। पहली बात तो यही है कि वो बचपन से मेंटली डिस्टर्ब था, या फिर उसकी परवरिश ऐसी हुई कि वो डिस्टर्ब हो गया। उसकी माँ ने बताया था कि जब वो छोटा था तो बीमार रहता था, जिसकी वजह से उन्हें अपना एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ा ताकि उसकी देखभाल कर सकें। हमें देखने को मिला कि उसकी माँ को इस बात का हमेशा से गम था कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, जिस वजह से वो एकदम चिड़चिड़ी हो गई थी और अपनी भड़ास अपने बेटे पर ही निकाल रही थी। तो शायद वो बचपन से ही ऐसा करती आ रही थी, जिस वजह से उनका बेटा ये ताने सुन सुनकर पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया, और उसकी माँ उसे घर में ही कैद करके रखती थी, जिस वजह से उसके कभी दोस्त नहीं बन पाए और न ही कभी किसी का साथ मिला। माँ ने उसे हमेशा अपने पास ही रखा और कभी बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी। फिर वो घर से भाग गया और अपनी जिंदगी जीने लगा, पर फिर भी उसके दोस्त उसके साथी नहीं बन पाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दोस्ती की कैसे जाती है और लोगों से कनेक्ट कैसे हुआ जाता है। तो वो बाहरी दुनिया में जाकर भी अकेला था, उससे बात करने, उसका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं था। फिर उसने अपनी ही एक सोच बनानी शुरू कर दी और उसके अपने नियम बनने लगे। उसे वेलनेस सेंटर में काम करते हुए एहसास हुआ कि जो लोग इस दुनिया को नहीं देख सकते वही उसे देख सकते हैं और उससे बात करते हैं। फिर वहीं पर उसे गौतमी मिल गई होगी, जिसका वो ख्याल रखने लगा होगा, और फिर उनमें बातें शुरू हो गईं और प्यार भी हो गया होगा। पर जब अदृश्य इंसान को पता चला कि वो अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने वाली है, तो वो डर गया कि शायद गौतमी अंधेरी दुनिया से वापस आने के बाद उसे भूल जाएगी। तो वो उसको ऐसी दवाइयां देने लगा जिससे कि उसकी दोबारा से आंखें चली गईं, और जिस तरह उसने गायत्री को 2 ऑप्शन दिए थे वैसे ही गौतमी को भी 2 ऑप्शन दिए होंगे, जिसके चलते गौतमी ने खुद को मारना ही सही समझा। तो एक तरह से अदृश्य इंसान का पास्ट सही नहीं था, ऊपर से वो मेंटली भी सही नहीं था, और ये दुनिया उसे न जानती थी न पहचानती थी। वो जब बूढ़े आदमी का खून करके बाहर निकला तो वो गायत्री और पुलिस वालों के सामने से गुजर गया, लेकिन तब भी किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, तो इसीलिए वो दुनिया वालों के लिए अदृश्य बन गया। और जब सभी लोग उसे घूरने लगे तो वो ये देख नहीं पाया कि सबकी नजरें उस पर ही क्यों हैं, क्योंकि कभी भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो अपने मन में बनाए उसके नियम उल्टे पड़ गए, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। यहाँ हमें 2 बातें समझने को मिलती हैं कि दुनिया में हम इतने लोगों से मिलते हैं कि हमें हर कोई याद नहीं रहता, बस वही याद होते हैं जो फेमस होते हैं। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने आम आदमी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम बस उन्हें ही याद रखते हैं जिनसे हमें कोई जरूरत होती है या फायदा होता है, और बाकियों को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बूढ़े आदमी को कोई याद नहीं रखता था। वो 23 साल से उस होटल में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जानने वाला, उनका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं था। तो हम ये सीख ले सकते हैं कि जब भी हमें पता चले कि इंसान
इंसान अकेला है तो हमें उसका हाल चाल ले लेना चाहिए, वरना उनके दिमाग में अलग ही दुनिया पनपने लग जाती है जो कि उनको या तो बड़ा बना देगी या फिर अदृश्य इंसान की तरह बुरा। दूसरी बात यह कि अदृश्य इंसान एकदम साइको किलर था, लेकिन हमारे और आपके बीच में जी रहा था और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। तो हम अपने में ही इतना घुसे होते हैं कि हमारे बीच में ही बुराई पनप रही होती है जिसे हम देख नहीं पाते। यहाँ हमें देखने मिला कि गौतमी का नील के साथ भी अफेयर चल रहा था और अदृश्य इंसान के साथ भी प्यार के फूल खिल रहे थे, तो दोनों एक ही टाइम तो नहीं हो सकते। हम मान सकते हैं कि गौतमी पहले अदृश्य इंसान के साथ रही होगी, लेकिन जब वो उसकी सच्चाई जानने लगी तो शायद उससे दूर हो गई। तो उसे किसी का सहारा चाहिए होगा, तो उसने नील को अपना सहारा बना लिया। क्योंकि नील भी गायत्री से खुश नहीं था, क्योंकि गायत्री उसे बिल्कुल भी समय नहीं देती थी, तो उसने गौतमी में गायत्री को महसूस करके उसके साथ अफेयर चलाने लगा। और शायद गौतमी ने नील को कभी अदृश्य इंसान के बारे में बताया ही नहीं, इसीलिए उसे यही पता था कि उसका ऑपरेशन हुआ था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि कोई भी चीज क्लियर नहीं बताई गई है। सब मूवी के नाम की तरह ब्लर सा ही दिखाई पड़ता है। आप लोगों में से कई लोगों को ये फिल्म पसंद आई होगी और सोच रहे होंगे कि इतनी बढ़िया फिल्म है, लेकिन मैं आपके दिल को तोड़ना चाहूंगा ये बताकर कि ये 2010 में आई स्पेनिश फिल्म जूलियास आइस की रीमेक है। मतलब कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने 12 साल पुरानी पिक्चर का ही रीमेक बना डाला। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तापसी पन्नू रीमेक फिल्म चूज ही क्यों कर रही हैं। इनकी पिछली फिल्म दोबारा भी रीमेक ही है। चलो माना कि रीमेक है, पर कम से कम कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग में बदलाव भी तो लाना होता है। लेकिन ये पिछले 5-6 फिल्मों से एक ही तरह की एक्टिंग करे जा रही हैं। कुल मिलाकर एकदम कैजुअल एक्टिंग नजर आती है, जिसमें कि पूरी तरह से मेहनत दिखाई नहीं पड़ती। तापसी पन्नू फीमेल अक्षय कुमार बन गई हैं, जो कि सिर्फ मूवी करते जा रही हैं और वो फ्लॉप होते जा रही हैं, और सब में एक्टिंग ठीक ठाक वाली ही दिख रही है। अगर ये चाहती हैं कि इनकी तारीफ हो, लोग इन्हें सराहें, तो अगली फिल्म चूज करने से पहले इनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि कुछ अलग लेके आए तभी कुछ हो पाएगा, वरना कंट्रोवर्सी से सिर्फ आप मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन ऑडियंस जो मूवी देखती है पैसे लगाकर उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकते। वो तो सिर्फ बढ़िया एक्टिंग और ओरिजिनल स्क्रिप्ट से ही हो पाएगा। ओरिजिनल फिल्म से इस फिल्म में काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जो कैरेक्टर मिसेस सोलंकी का है वो उसमें ब्लाइंड लेडी थी और वो इतनी रूडली बात नहीं करती थी, और उस फिल्म में बेटे ने अपनी माँ को इसलिए मारा था क्योंकि वो ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी, ताकि उनका बेटा उनके पास रहे, क्योंकि उनके बेटे के हिसाब से वो ब्लाइंड लोगों के साथ रहना पसंद करता था। गायत्री का जब पति मरा तो उसने रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, पर ओरिजिनल फिल्म में पति ने लेटर छोड़ा था। तो बात यहाँ ये आती है कि जब अदृश्य इंसान ने उसे मारा तो उससे पहले वो उससे रिकॉर्डिंग कैसे करवा सकता है, वो भी इतनी क्लियर आवाज में। उस फिल्म में तो समझ आ गया कि किसी तरह दबाव डालकर लेटर लिखवा सकते हैं, पर इसमें थोड़ा समझ नहीं आया। हो सकता है कि शायद उसने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा था, जो कि अदृश्य इंसान के हाथ लग गया, तो उसने उसी का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि इसमें दिखाया गया है कि गायत्री का जब पहला ऑपरेशन होता है तो बताया ही नहीं जाता कि उसका ऑपरेशन कैसे हुआ। मतलब ओरिजिनल में दिखाया गया कि उसे एक डोनर मिल गया था तो उसकी आंखें ठीक हो गईं, और फिर उसे बाद में पता चला कि डोनर उसका पति था, लेकिन बाद में दोबारा ऑपरेशन नहीं हुआ और वो फिर से अंधी हो जाती है, तो आखिरी बार अपने पति के आंखों से खुद को देख रही होती है। पर इसमें दिखाया गया है कि पहली बार ऑपरेशन हुआ और आंखें ठीक हो गईं, और दूसरी बार जब ऑपरेशन हुआ तो उसे बताया गया कि उसके पति ने अपनी आंखें उसे डोनेट कर दी। मतलब ओरिजिनल फिल्म में वो जिस हालत में थी वहीं दोबारा आ जाती है, और जो हालत थी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि अंत में उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तारीफ करूं भी तो किसकी करूं, ओरिजिनल की या रीमेक की। वैसे शॉट्स तो ज्यादातर सेम ही लिए गए हैं, तो इस मामले में ओरिजिनल की तारीफ बनती है। सबसे बेस्ट शॉट यही लगा कि जब गायत्री की आंखों में पट्टी बंध जाती है तब किसी का भी चेहरा नहीं दिखाया जाता, या तो उसकी पीठ दिखाई जाती है या आधा शरीर दिखाया जाता है, और जब उसकी पट्टी खुलती है तो पूरा राज खुलता है। मतलब जब तक वो नहीं देख पा रही थी तब तक हम भी नहीं देख पा रहे थे। तो ये शॉट्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। मैंने दोनों मूवी देख रखी हैं, तो मुझे पर्सनली ओरिजिनल मूवी बेहतर लगी, क्योंकि उसमें सभी कलाकारों ने एक्टिंग काफी दमदार की है। मैं स्पेनिश मूवी की मेन लीड का नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके में जे को जे बोलते ही नहीं। जैसे कि जूलिया है तो उलिया बोलेंगे, तो मैं नाम गलत बोल दूं तो क्या ही फायदा। तो इन्होंने जिस तरह से एक्टिंग की है इसमें डर, खौफ, लाचारी सब कुछ महसूस हो पाता है। हालांकि इस फिल्म में तापसी पन्नू थोड़ा सही लगी हैं, पर ओरिजिनल मूवी बेहतर ही देखने को मिलती है। वैसे मैंने ओरिजिनल मूवी एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1 साल पहले की थी तो आवाज में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, तो आप सुनकर बताइएगा कि आवाज में कितना फर्क आया है।
है। अब एक्टिंग की बात करें तो मैंने तापसी पन्नू के बारे में तो बता ही दिया है, तो उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑडियंस पोल डाला था तो आप लोगों का भी यही मानना है कि वो अब हर फिल्म में सेम ही दिख रही हैं। नील यानी कि गुलशन ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और उनकी एक्टिंग हमेशा अलग ही देखने को मिलती है। अदृश्य इंसान यानी कि अभिलाष की एक्टिंग काफी ज्यादा सही देखने को मिलती है और उनके चेहरे से ये फील होता है कि वो पूरी तरह से साइको हैं, तो उनकी एक्टिंग सभी से काफी बेहतर रही है। और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन्होंने बढ़िया काम किया है। फिल्म भले ही रीमेक थी पर इस फिल्म की मुझे कलर ग्रेडिंग काफी सही लगी, यानी कि जो डार्क थीम फील होना चाहिए वो अच्छे से फील होता है और माहौल को डरावना बनाने के लिए काफी सही काम किया गया है। अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है और वो मिल भी नहीं रही तो आप इसे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम वॉच तो है ही। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो बताएं जरूर, और अगर कहीं गलती हो तो भी बता सकते हैं। आजकल ठंड बढ़ गई है, शायद इसीलिए आप लोग कमेंट नहीं करते, पर थोड़ा तो कष्ट करके कुछ तो बोल दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा और फील होगा कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है। तो कमेंट करिए ताकि मुझे लगता रहे कि आप लोग मेरे साथ हैं, जैसे मेरा वीडियो देख के आपको लगता होगा कि मैं आपके साथ हूँ। बस इतनी सी बात है कि आपके होने का एहसास मुझे होता रहे ताकि मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।